नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गुजरात चुनाव के लिए पहले दौर का प्रचार खत्म हो गया। 9 तारीख यानी शनिवार को 79 सीटों पर, माफ कीजिएगा 89 सीटों पर वोटिंग होगी। यह देश की राजनीति के लिए निर्णायक चुनाव भी है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन कांग्रेस की आधी ताकत अपने वरिष्ठ नेताओं की जुबान कंट्रोल करने और सफाई देने में लग रही। 2 दिन से कपिल सिब्बल का मामला चल रहा है। आज पहले दौर का प्रचार के आखिरी दिन मणिशंकर अय्यर आ गए, जिनके एक शब्द ने गुजरात चुनाव को आखिरी वक्त में ट्विस्ट कर दिया। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने आज एक बात की, जिस पर मणिशंकर अय्यर अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख गए और पीएम पर कुंठा निकालते हुए उन्हें नीच कह दिया। मोदी आज गुजरात में प्रचार करने गए थे। उन्होंने इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं लगाई। पहले आपको सुनाते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने आज दोपहर क्या कहा था। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को कारण बताओ नोटिस देकर फिलहाल निलंबित कर दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पीएम को नीच कहते हुए बुरा भला तो कह दिया, लेकिन खुद मोदी ने इसे मुद्दा बना दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी सामने आ गए और यह कह दिया कि दरबारी वही कहते हैं जो दरबार कहता है। मामला बढ़ता देख कांग्रेस के भावी अध्यक्ष राहुल गांधी को तुरंत ट्विटर पर कहना पड़ा कि मणिशंकर अय्यर अपनी बात के लिए माफी मांगे। अगले कुछ ही देर में मणिशंकर अय्यर फिर मीडिया के सामने आए। 20 मिनट तक सफाई देते रहे। आखिरकार उनके मुंह से सॉरी शब्द निकला। मणिशंकर अय्यर का कहना था कि उनकी हिंदी कमजोर है। उन्होंने जो कहा अंग्रेजी से अनुवाद करके कहा। उन्हें यह नहीं पता था कि नीच का मतलब लो बॉर्न भी हो सकता है। उन्होंने अंग्रेजी के लो का अनुवाद करके ही नीच शब्द का प्रयोग किया। अगर नीच का मतलब नीची जाति है तो इसके लिए वो गलती मानते हैं। अय्यर के अनुसार कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं है, वो फ्रीलांस कांग्रेसी हैं। राहुल गांधी ने माफी मांगने को कहा है तो वो उनसे मिलकर कोई बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ही वो नीच शब्द पर अपनी गलती के लिए सॉरी कहते हैं। लेकिन ये 20 मिनट की सफाई किस तरह से दिलचस्प ड्रामे जैसी चली, कैसे खुद पीएम मोदी ने तुरंत मणिशंकर अय्यर की बात पर कांग्रेस को घेर लिया, गुजरात के चुनाव के बीच कैसे मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी पर गोल कर दिया, ये बहुत ही दिलचस्प रहा। वो भी तब जब मणिशंकर अय्यर को ऐसी बातें करने की पुरानी आदत रही है। क्योंकि बीजेपी भी इस पर रिएक्ट कर रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, आपकी पार्टी ने भी इस बयान से डीएसोसिएट किया है, क्या आप माफी मांगने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने आपसे बता दिया है कि यदि इसका मायना बनता है लो बॉर्न, तब मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत का शब्द आप इस्तेमाल का समझते हो? नहीं, माजरत का मतलब यही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी हिंदुस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान में सीखा, ये उर्दू शब्द अक्सर मेरे जीभ पर पहले आते हैं, तो मैंने कह दिया है कि इस मायने में कहा जाए कि मैंने उनको लो बॉर्न कहा, ये बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था और मैं माजरत चाहता हूं। 20 मिनट तक मणिशंकर अय्यर माजरत माजरत कहते रहे। माफी शब्द भी उर्दू ही है, वो बिल्कुल आखिर में निकला। माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसका एक और मायना निकाला जा सकता है। बात टेढ़ी ना हो गई होती और राहुल गांधी को कहना ना पड़ता तो इतनी जल्द अय्यर मीडिया के सामने आते, 20 मिनट तक सफाई देते, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। सर, क्या आपने उनको मौका दे दिया कि प्रधानमंत्री ने गुजराती अस्मिता की बात कर रही है, गुजराती अस्मिता की बात है कि 9 तारीख को वोट डालिए भाजपा के लिए। देखिए, यदि मेरे इस कहने से कांग्रेस को कुछ हानि पहुंची हो गुजरात में, तब मुझको बहुत अफसोस है। और यदि ये तर्जुमा किया जा रहा है, ये अनुवाद किया जा रहा है कि जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है वो जाति से जुड़ा हुआ है, अव्वल तो मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसका एक और मायना निकाला जा सकता है।
मणिशंकर अय्यर को यह कहना भी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि पीएम के लिए जाने अनजाने उन्होंने नीच शब्द इस्तेमाल किया। वो गुजरात चुनाव के बीच ऐसी फुल टॉस नो बॉल बन जाएगी जिस पर मोदी बल्ला घुमाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। सूरत में रैली भी थी, मोदी चूके नहीं। भाइयों बहनों, तमें हमने गधेड़ा कीधा, तमें हमने गंदी नालीना कीड़ा कीधा, तमें हमने नीच जाति ना कीधा, तमें हमने नीच कीधा, पण અમે મતપેટીઓ બતાવશે કે ગુજરાતના સંતાનને આ પ્રકારની ભાષા વાપરો એનો બદલો ગુજરાત કેવી રીતે લેતું હોય છે એ તો તમને કોઈ પણ નીચ કામ મેં કર્યું છે? ક્યારે મેં ઊંચ અને નીચનો વિચાર કર્યો છે? કોંગ્રેસના મહારથીઓ ચૂંટણી પરાજય સામે હોવાના કારણે તમે मानसिक संतुलन घुमावीने। पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर की बात को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। पीएम के बोलने के बाद बीजेपी भी इसे ले उड़ी। कानून मंत्री खुद मीडिया के सामने आए। लेकिन मणिशंकर अय्यर की यह सोच एक दरबारी संस्कृति की सोच है, जहां दरबारी वो बोलता है जो दरबार चाहता है। कांग्रेस ये तो कहती रही कि पीएम और बीजेपी के लोग खुद ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर की बात को गलत बताने और उनसे किनारा करने के सिवा चारा नहीं था। वो भी तब जब खुद पीएम ने इसे मुद्दा बना दिया। अहंकार की यह प्रकाष्ठा हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरे दलित समाज से अपने इस आचरण और व्यवहार के लिए और सारे शिव भक्तों से अपने उस आचरण और व्यवहार के लिए जो आज सुबह उन्होंने किया, जरूर माफी मांगेंगे। कांग्रेस के एक नेता श्री मणिशंकर अय्यर जी ने भी जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने उसकी कड़ी भर्त्सना की है। डैमेज कंट्रोल के लिए राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया। मणिशंकर अय्यर को इस पर माफी मांगने को कहा। मणिशंकर अय्यर भी तुरंत सामने आए, कहा कि वो हिंदी भाषी नहीं हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि नीच शब्द का मतलब नीची जाति से भी हो सकता है। हाँ, मैंने नीच का शब्द इस्तेमाल किया। अब मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ और अंग्रेजी से मैं ट्रांसलेट करता हूँ अपने मन में, तो मैंने दिस लो पर्सन, I use that word. No, not in English. I spoke in Hindi. तो मैंने अपने मन में लो का तर्जुमा किया नीच में। अब यदि नीच का और कोई अर्थ बनता है तो माजरत चाहता हूँ। ये मान भी ले कि मणिशंकर अय्यर से शब्द के चयन में चूक हो गई हो, लेकिन ऐसी बातें करने की उनकी पुरानी आदत सब जानते हैं। गुस्से में उनसे ऐसे कुंठित शब्द निकल गए। बात बाबा साहेब आम्बेडकर की उठी थी, उसी पर आज मणिशंकर अय्यर की जुबान फिसल गई। जो राजनीतिक दल बाबा साहेब का नाम लेकर वोट मांगते हैं, उन्हें तो शायद ये पता भी नहीं होगा। खैर, आजकल उन्हें बाबा साहब नहीं, बाबा भोले जरा ज्यादा आ रहे हैं। चलिए, इतना ही सही। इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल, इतना नापाक एक सोच कि मैंने कहा कि वो उन्हीं को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी चीज कहते हुए मैं भी उन्हीं के स्तर तक उतर सकता हूं, क्योंकि मैं तो कोई कांग्रेस का औपचारिक कुछ भी नहीं हूं। आई एम अ फ्रीलांस कांग्रेसमैन। मुझको किसी ने कोई पद नहीं दिया है, मैं कोई औपचारिक प्रवक्ता नहीं हूं। कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनाव के बीच ऐसी भाषा इस्तेमाल करने वाले नेता कम नहीं। लेकिन मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो ऐसी बात करेंगे तो क्या होगा? उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन अनजाने में कांग्रेस का चुनावी नुकसान कराने के लिए बीजेपी को बैठे बैठे मनचाहा काम दे दिया। आज तक ब्यूरो।
मणिशंकर अय्यर ने आज अपने बचाव में जो एक बात मुख्य तौर पर कही थी, वो बात ये कि वो तो कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो तो फ्रीलांस कांग्रेसी हैं। लेकिन हमने कांग्रेस की वेबसाइट से इसी साल 12 जुलाई की वो आधिकारिक प्रेस रिलीज निकाली है, जिसमें कांग्रेस के कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ग्रुप के सदस्यों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम के बाद 5वें नंबर पर मणिशंकर अय्यर का भी नाम है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 नेताओं के कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ग्रुप का गठन किया है, जिसमें मणिशंकर अय्यर सहित कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के नाम हैं। इसमें कहा गया कि ये नेता रोजाना मीटिंग करेंगे और कांग्रेस के प्रचार विभाग को सुझाव और सहायता देंगे। साफ है कि मणिशंकर अय्यर खुद को बचाने में गलत बोल रहे थे कि वो कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है, वो फ्रीलांस नहीं, पक्के कांग्रेसी हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस ने आखिरकार उन्हें निलंबित करने का फैसला भी लिया है। अब जो नेता प्रचार विभाग से जुड़ा हो, उससे यूं ही कोई बात निकल जाना समझ से परे है। मणिशंकर अय्यर की बात अगर मान भी लें कि उनसे नीच शब्द के मायने समझने में चूक हुई है, तो उनका पुराना रिकॉर्ड भी सामने आ जाता है, जिसको लेकर गुस्सा, कुंठा या फिर चिढ़ में ऐसी बातें कहने में वो अपनी आदत से मजबूर दिखते हैं। आज मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द पर सफाई देते हुए ही ये बता दिया कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री रहते 1998 में नालायक कहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को यह कहा था कि मोदी पीएम तो नहीं बन सकते, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन के बाहर आकर चाय बेच सकते हैं, उनको जगह दे देंगे। अभी कुछ दिन पहले वो राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन पर कह रहे थे कि मुगल बादशाहों के गद्दी संभालते समय कौन सा चुनाव होता था। मणिशंकर अय्यर एक बार लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज साहब कह चुके हैं। अय्यर पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर बैठकर यह कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब मोदी सरकार हटेगी। इसमें मोदी के चाय बेचने के ऑफर वाले बयान ने आज तक उनका और कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ा। राजनीतिक विरोधी तो चुनाव के मौसम में ऐसी बातें पकड़ने के मौके में ही रहते हैं। यही वजह है कि नुकसान का अंदाजा देखकर ही माफी मांगने के लिए अय्यर को सामने आना पड़ा और आखिरकार कांग्रेस को यह फैसला भी करना पड़ा कि मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस से फिलहाल निलंबित करके ही डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। खबरदार में हम जिस अगली खबर का विश्लेषण करेंगे वो भारत की ड्रोन वाली ताकत में होने वाले इजाफे से चीन और पाकिस्तान को होने वाली चिंता पर आधारित है। चीन ने दावा किया है कि भारत का एक ड्रोन उसकी सीमा में घुसकर क्रैश हुआ है। चीन ने इस घटना को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जोड़ दिया है, जबकि भारत ने इसे एक छोटी सी घटना बताया है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत के ड्रोन से चीन को इतना डर क्यों लग रहा है। इस सवाल का विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन पहले आज का खबरदार चुनाव विशेष देख लीजिए। गुजरात में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया। 182 में से 89 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। पाटीदारों के गढ़ सूरत में आखिरी घंटे तक पीएम की रैली हुई। अभिनंदन दे। पहले चरण में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में इस बार प्रचार के लिए कांटे की टक्कर रही। पीएम मोदी ने करीब 14 रैलियां की हैं। राहुल गांधी ने भी 7 दिन इसी इलाके में जोर लगाया। अभी आपने देखा होगा बीजेपी चेयरमैन साहब के लड़के के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो यही सबूत है कि कितना सच है मोदी जी के कहने में और करने में। पहले चरण में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे बड़े चेहरे मैदान में हैं। राजकोट पश्चिम की सीट 32 साल से बीजेपी के पास है। इस सीट से मोदी भी 2002 में चुनाव जीत चुके हैं। वो मेरे बहुत बड़े फ्रेंड है। पहले चरण के चुनाव में हार्दिक पटेल की भी बड़ी परीक्षा है। सूरत शहर की 12 सीटों पर हार्दिक के संगठन ने जोर लगा दिया है। ये सभी सीटें बीजेपी के पास हैं। ये पाटीदार आंदोलन का गढ़ भी है। 22 साल के विकास की जगह वही पुराना 23 साल का मुद्दा राम मंदिर पर चले आया है। पहले चरण के प्रचार के दौरान सूरत में अहमद पटेल को सीएम कैंडिडेट के तौर पर बताने वाले जगह जगह पोस्टर दिखे। विवाद के बाद पोस्टर उतार लिए गए। अहमद पटेल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। खबरदार में अब हम भारतीय सेना की बढ़ती हुई ड्रोन पावर का एक्शन पैक्ड विश्लेषण करेंगे, जिसकी आहट मात्र से चीन के पसीने छूट गए। दरअसल गुरुवार को चीन ने दावा किया कि एक भारतीय ड्रोन उसकी सीमा में घुस आया और क्रैश हो गया।
चीनी सेना के अनुसार एक भारतीय ड्रोन ने चीन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना से चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है और चीन के मुताबिक वो उसका कड़ा विरोध करता है। हम चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेंगे। डोकलाम विवाद के बाद से ही भारत से पंगा लेने का मौका तलाश रहे चीन को विवाद पैदा करने का एक और मौका मिल गया, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने चीन की इस कोशिश पर यह कहते हुए पानी फेर दिया कि सिक्किम सेक्टर में तकनीकी खराबी की वजह से एक भारतीय ट्रेनी ड्रोन का संपर्क टूट गया और वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पार करके क्रैश हो गया। ड्रोन के सीमा पार करने की बात मानकर भारत ने चीन के विवाद पैदा करने वाले इरादे ध्वस्त कर दिए और इसे LAC पर हुई एक मामूली घटना बताया। वैसे जिस चीन के हेलीकॉप्टर आए दिन भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हों, उसे एक भारतीय ड्रोन के सीमा में घुस आने पर इतना गुस्सा आना नहीं चाहिए। दरअसल चीन के इस गुस्से की असली वजह कुछ और है और वो है भारत की बढ़ती हुई ड्रोन पावर। हिंद महासागर में चीन की चालबाजियों पर नजर रखने के लिए भारत ने इसी साल जून में अमेरिका से 22 समुद्री निगरानी ड्रोन खरीदने की डील पक्की की है। करीब $2 अरब की इस डील में अमेरिका भारत को 22 समुद्री गार्जन ड्रोन की सप्लाई करेगा। इस समुद्री गार्जन ड्रोन को भारतीय सेना अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर तैनात करेगी। हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने की चीन की कोशिशों को देखते हुए भारत को सी गार्जन ड्रोन मिलना बहुत अहम है, क्योंकि सी गार्जन ड्रोन लगातार 40 घंटे तक उड़ान भरते हुए दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रखने की काबिलियत रखते हैं। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए समुद्र की निगरानी करने की क्षमता वाले इस सी गार्जन ड्रोन को अमेरिका समेत उसकी सहयोगी सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका से सी गार्जन ड्रोन की यह डील भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिहाज से गेम चेंजर साबित होगी। यही बात चीन को परेशान कर रही है, क्योंकि चीन को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ साथ अपनी चालबाजियों पर भी भारत के ड्रोन मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन्स हिंदुस्तान के पास अनेकों प्रकार के DRDO के बनाए हुए अपने ड्रोन्स हैं। फिर हम इसराइल से कई प्रकार के ड्रोन खरीदे हैं, बहुत कॉम्बैट ड्रोन्स एंड अनआर्म्ड ड्रोन्स। फिर अमेरिका से खरीद रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर निगरानी रखने के लिए और चाइना और पाकिस्तान के ऊपर निगरानी रखने के लिए। हर एक देश बहुत सामान खरीदता है जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक लाजमी है, तो हम भी वो खरीद रहे हैं। और चाइना, अगर ये बाहर का ड्रोन है, चाइना बड़ा खुश होगा, क्योंकि अगर उसके एरिया में गिर गया है तो चाइना तो रिवर्स इंजीनियरिंग में बड़े माहिर हैं। वो तुरंत से उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी माफी का ड्रोन बना लेंगे। लेकिन बिना मतलब के आपत्ति जताना, तो मेरे मुताबिक इसके पीछे कोई दम नहीं है, हमको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जब भारत के निगरानी ड्रोन से चीन इतना चिंतित है तो पाकिस्तान का तो हाल ही बुरा हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत को जल्द ही मेड इन इजराइल लड़ाकू ड्रोन्स मिलने वाले हैं, जो लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन पर बम गोले बरसा सकते हैं। इजराइल से भारत को मिलने वाले पहले लड़ाकू ड्रोन्स का नाम है हेरॉन TP। इजराइल से जल्द ही गाइडेड मिसाइल से लैस 10 हेरॉन TP ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू होने वाली है। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय सेना लड़ाकू ड्रोन से लैस होगी। भारत को मिलने जा रहे हेरॉन TP लड़ाकू ड्रोन हवा से जमीन पर टारगेट तबाह करने वाली मिसाइलों से लैस होंगे। हेरॉन TP लड़ाकू ड्रोन्स पूरी तरह ऑटोमेटिक हैं, जिसे कंट्रोल रूम में बैठकर सिर्फ एक शख्स ऑपरेट कर सकता है। हेरॉन TP लड़ाकू ड्रोन्स 1 टन से अधिक भारी विस्फोटक लेकर 45,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। इजराइल से मिलने वाले लड़ाकू ड्रोन्स पाकिस्तान की हर आतंकी हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने में भारतीय सेना के लिए तुरुप का इक्का साबित कैसे होंगे, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप हेरॉन TP लड़ाकू ड्रोन्स की ताकत का एक ट्रेलर देख लीजिए। हेरॉन ड्रोन है, ये केवल 2 देशों के पास में, एक इजराइल के पास में और दूसरा जर्मनी, और ये काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। अगर बहुत देर से ये होता ऑपरेशन में तो कई देशों के पास हुआ होता। ये वास्तव में ऑपरेशनल हुआ ही है लगभग 2014-2015 के पास में, और अभी एक स्क्वाड्रन इसका इजरायली एयरफोर्स के साथ में और 1 या 2 स्क्वाड्रन जर्मन एयरफोर्स के पास में, और तीसरी एयरफोर्स जो इसको हासिल कर रही है वो इंडियन एयरफोर्स होगी। मेड इन इजराइल हेरॉन TP ड्रोन 2004 से इस्तेमाल में है, जिनका इस्तेमाल इजराइल की सेना अपने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने के लिए करती आई है। हेरॉन ड्रोन की खास बात यह है कि यह किसी भी मौसम में आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। करीब 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है।
40,000 फीट तक की ऊंचाई से जमीन पर टारगेट भेद सकता है। 1 टन से ज्यादा विस्फोटक पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए अटैक कर सकता है और 7400 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना लगा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के हेरॉन टीपी ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर खुफिया निगरानी भी की जा सकती है। हेरॉन ड्रोन बहुत पुख्ता आर्म ड्रोन है जो 45,000 फुट तक की ऊंचाई कर सकता है। 30 से 36 घंटे बिना रिफिलिंग के हवा में रह सकता है। हर प्रकार के वेपन लोड ले जा सकता है, हर प्रकार के कैमरास ले जा सकता है, हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेजेस ले जा सकता है, हर प्रकार के सर्वेलेंस डिवाइसेस ले जा सकता है और अनेकों रोलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना में काफी लंबे वक्त से लड़ाकू ड्रोन की कमी को महसूस किया जा रहा था। एक बार जब हेरॉन टीपी ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे तो एलओसी पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में धड़ल्ले से चल रहे आतंकी कैंपों के खिलाफ एक्शन लेना आसान हो जाएगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत लड़ाकू ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाने के सपने देख रहा है, तो आपको बता दें कि अगर भारत चाहेगा तो लड़ाकू ड्रोन्स के जरिए यह सपना एक बार नहीं बल्कि बार बार पूरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे आतंकवादियों की एक लंबी लिस्ट है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और सीरिया में अमेरिका, रूस और इजराइल के लड़ाकू ड्रोन्स के जरिए ठिकाने लगाए जा चुके हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत को जब उसके पहले लड़ाकू ड्रोन्स मिलेंगे तो पीओके के आतंकी कैंपों को तबाह करने में भारतीय सेना को बड़ी सहूलियत हो जाएगी। इन सब लोगों में क्या समानता है? इन कुख्यात नामों का आपस में क्या नाता है? आप कहेंगे कि ये सभी आतंकवादी चेहरे हैं, लेकिन शायद आपको पता ना हो, ये सारे आतंकवादी ड्रोन अटैक में मारे गए हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक में लड़ाकू ड्रोन ने शिकार बनाया है। इन सभी आतंकवादियों का खात्मा उनके अपने गढ़ में लड़ाकू ड्रोन्स ने जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई से मिसाइल गिराकर किया है। अब ऐसे ही खात्मा होगा पीओके में आतंकी अड्डों का जब भारत को मिलेंगे मेड इन इजराइल हेरॉन टीपी ड्रोन। पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से पीओके में आतंकी कैंपों की बहार आ गई है, लेकिन जब लड़ाकू ड्रोन भारतीय सेना के पास होंगे तो न हींग लगेगी न फिटकरी और रंग आएगा चोखा, क्योंकि मानव रहित लड़ाकू विमान यानी हेरॉन टीपी ड्रोन पीओके में आतंकी अड्डों पर मिसाइल बरसाएंगे। हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन के जरिए पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भारत को बड़ा हथियार मिलने वाला है। जानकार कहते हैं कि हेरॉन ड्रोन के जरिए पीओके में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई बेहद आसान होगी। भारत अभी भी निगरानी ड्रोन्स के जरिए पीओके के आतंकी कैंपों पर नजर रखता है, लेकिन लड़ाकू ड्रोन से पीओके के आतंकी कैंपों को देखते ही उन्हें तबाह करने की ताकत मिलेगी। इतना ही नहीं, लड़ाकू ड्रोन से अटैक करने में भारत को कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ड्रोन मानव रहित है। इससे आपके पास सारी क्षमता आ जाएगी। आप किसी टेररिस्ट को निकालना चाहो तो ड्रोन के माध्यम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके साथ मिसाइल है। भीड़ भड़के के इलाके से जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, उठाया गया था, अगर हमको कल हाफिज सईद को या लखवी को या मसूद अजहर को या मक्की को या सलाउद्दीन को टारगेट करना है तो हेरॉन जो है एक बहुत बढ़िया एरियल प्लेटफॉर्म है। भारत के मोस्ट वांटेड और पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी पीओके में टेरर कैंपों के जरिए भारत में आतंकवाद की फसल उगाते हैं, लेकिन लड़ाकू ड्रोन के जरिए पीओके के टेरर कैंपों में अटैक करना भारतीय सेना के लिए पलक झपकने की तरह हो जाएगा। और ये सिर्फ टेरर कैंप ही क्यों, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादियों को जहन्नम में पहुंचाने में भारत के लड़ाकू ड्रोन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।
वैसे अमेरिकी ड्रोन हमलों की आदत पाकिस्तान को हो चुकी है और इसके बावजूद वो बेशर्मी से आतंकियों को छुपा कर रखता है। वर्षों तक ऐसा पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जब से पाकिस्तान में आतंकवादी नंबर 1 हाफिज सईद नजरबंदी से बाहर आया है, तभी से उसके एलओसी पर दोबारा एक्टिव होने की खबरें आ रही हैं। इन खबरों को गंभीरता से लेते हुए बीएसएफ ने सीमा पर आतंकी घुसपैठ पर अपनी नजर और पैनी करने के लिए इजरायल से 11 निगरानी ड्रोन्स मंगवाए हैं, जिनके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उनको सीमा पर कैसे ढेर करना है, उसकी भी पूरी तैयारी बीएसएफ के पास इस वक्त मौजूद है। जानकारी के मुताबिक जब आतंकी घुसपैठ करके एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं तो उस दौरान बीएसएफ नजर रखने के लिए इस तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल करेगी और इस ड्रोन को बीएसएफ ने करीब 11 की संख्या में खरीदा है और अलग अलग बीओपी में इसको भारत पाकिस्तान सीमा में लगाया जाएगा। आतंकी अब अपनी घुसपैठ में कामयाब न हो, इसको लेकर के पूरी तैयारी बीएसएफ की तरफ से है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये एस्टेरिया 11 इस तरह के ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी और दूसरे ड्रोन हैं जिनको कि पहले खरीदा जा चुका है और जिनको कि बीओपी में लगाया गया है। उनका अलग अलग नंबर है, अलग अलग जगह उनको बीओपी पर तैनात किया गया है। सूत्र बताते हैं कि हाफिज सईद के रिहाई के बाद जिस तरीके से आतंकवादियों ने घुसपैठ का प्लान बनाया है, वैसे में बीएसएफ ने एक अलग तरीके का प्लान तैयार किया है और वो प्लान है कि बॉर्डर पर ही अगर घुसपैठ करते हैं तो उसी दौरान उनको ढेर कर देना। दिल्ली से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।